दो दिनों के भारी उतार चढ़ाव के बाद आज है बाजार में सुस्त शुरुआत के आसार, लेकिन उसके बाद के पूरे एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि आज के ट्रेड के लिए किस तरह से तैयारी करनी है। एक दिन गैप डाउन और फिर रिकवरी, एक दिन गैप अप और फिर गिरावट। तो आज क्या तीसरा दिन सुस्ती वाला। आज तीसरा दिन सुस्ती ना गैप से ऊपर ना गैप से नीचे, कुछ नहीं, जहां बंद हुए उसी के आसपास खुलते हुए दिखेंगे। आइए देख लेते पहले आज के बड़े ट्रिगर्स और उसके बाद पूरा डिस्कशन, पूरा विश्लेषण करने की करेंगे कोशिश। अमेरिकी बाजारों में दूसरे दिन भी कमजोरी रही। सेंचुरी मार्कर गिरता हुआ दिखा है, डाउ 100 पॉइंट नीचे। कोई खास बड़ी बात नहीं, क्योंकि बड़ी इवेंट के पहले ये होता हुआ दिखा है। लेकिन जो कुछ समस्या है भारतीय बाजारों की, वो इस दूसरे ट्रिगर में है, वो है एफआईएस की होती हुई लगातार बिकवाली। ये बाजार के लिए मुश्किल वाला मामला होता हुआ दिख रहा है। एनबीएफसीज के लिए कुछ नियम सख्त हुए हैं। पीसीए फ्रेमवर्क जो बैंकों के लिए लागू होता है, वो अब एनबीएफसी के लिए भी लागू होगा। हालांकि इसके लिए वक्त मिलेगा आपको, लेकिन आरबीआई की तरफ से आ चुकी है गाइडलाइंस। और आज एक और आईपीओ खुलने की तैयारी में है, एचपी एडेसिव्स। इस पर भी हम करेंगे बातचीत, विस्तार से करेंगे चर्चा। तो ये हैं सारे ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है आज नजर। एटलीस्ट आज लिस्टिंग तो नहीं है। हाँ एक राहत वहाँ पर। आई नो थोड़ा कम से कम वहाँ रिलीफ, एक ब्रेक है। पर नई आईपीओ में तो ब्रेक नहीं है, रोज ही जिस हिसाब से ये नया आईपीओ आ रहा है, हर रोज फिर एक दो आने वाली लिस्टिंग भी, बिल्कुल वो प्रेशर रहेगा। पर सर एक बार जरा जो आज का बड़ा इवेंट है उस पर भी आपकी राय ले लें। फेड की पॉलिसी आ रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो टेपरिंग $15 बिलियन की उसको डबल किया जा सकता है। और उससे बड़ा डर है कि जो रेट हाइक शायद 2023 में होने वाली थी, अब 2022 के अंत तक शुरू हो सकती है। करेक्ट दीप, ये है ना फेड के फैसले का है ना, मार्केट पर सर समझ ही नहीं आता, क्योंकि आप दोनों तरह से ले सकते हैं। अगर समझो टेपरिंग बढ़ा दे, ठीक है, और ब्याज दरें जल्दी बढ़ाने की बात कहें, तो क्यों कहेंगे वो? क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत दिख रही है। अब इकोनॉमी मजबूत दिख रही है तो अच्छा ही है जी, बिल्कुल। तो उस हिसाब से मार्केट नहीं गिरने चाहिए। दूसरी तरफ अगर मार्केट को गिरना है तो बहाना अच्छा है। देखो ब्याज दरें लेट बढ़ाने वाले थे, अभी से बढ़ा दी, वो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। पैसा सिस्टम से पहले ही निकल रहा है, तो ये खराब है। अब मतलब मार्केट का मूड उस दिन कैसा होगा वो नहीं मालूम। हाँ, मतलब सुबह उठ के आपने किसका मुंह देखा, वैसा वाला हाल है। तो ये हर एक्शन के दोनों पहलू है। सो इसलिए इसको ओवर एनालिसिस, ज़्यादा विश्लेषण करने के भ्रम में मैं पड़ता नहीं जी। जैसा मार्केट डायरेक्शन लेगा वैसा हम कर लेंगे। मतलब हाँ, मतलब दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग व्यूज है। हाँ, आप इकोनॉमी को देखकर सी अल्टीमेटली तो, बट ब्रॉडर पिक्चर में मैं ये चाहता हूँ कि अगर हो जाए तो काम निपटे, जल्दी वो खत्म है ना बात। हाँ, मतलब हाँ ये हो गया, अब क्लियर है, पहली चीज वो। दूसरी चीज ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, हाँ भाई इकोनॉमी मजबूत है। वही वाली बात है, मैं पुराना एग्जांपल एक बार फिर से देना चाहता हूँ, जो कई हमारे दर्शक पहले वाले रोज जो सुनते हैं वो सुन चुके हैं, जो नए जुड़े हैं रोज नए भी तो जुड़ते हैं कि भाई अल्टीमेटली कोई एक पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन होने के वक्त तो आप ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, बाद में आईसीयू में आते हैं, फिर वार्ड में शिफ्ट होते हैं, अल्टीमेटली आपकी छुट्टी हो जाती है, घर पे भेज दिया जाए, जाओ मस्त रहो, थोड़ा ध्यान रखना जी, अपना काम करते रहो। अमेरिका में भी यही हुआ। इकोनॉमी में कोरोना के वक्त लिक्विडिटी डाल के ऑपरेशन किया गया है कि भाई यही ऑपरेशन है, जितना पैसा डालेंगे उतना पेशेंट जल्दी ठीक होगा। आज हम उस स्टेज से इस लेवल तक आ गए हैं कि पेशेंट को दवाइयों की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम दवाइयों को डोज कम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई जाओ। तो अमेरिका की फेड यही कह रही है कि भाई अब आपको मेरी दवाओं की जरूरत नहीं है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, और अब उसके बाद आप में इतनी ताकत बन रही है कि अगर मैं ब्याज दरें भी बढ़ा दूं तब भी आप अपनी ग्रोथ को मजबूत रख सकते हो। ये अमेरिका की इकोनॉमी दिखा रही है। तो वही तो चाहते हैं। कौन चाहता है कि मैं जिंदगी भर हॉस्पिटल में रहूं, दवाएं खाते रहूं? तो इकोनॉमी उस सपोर्ट सिस्टम से बाहर निकल रही है, तो वो एक तरह से पॉजिटिव, तो मैं उस तरफ देखता हूं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर है जो लॉन्ग टर्म में नेगेटिव हो सकती है, बढ़ती हुई ब्याज दरें इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड और इतिहास ये कहता है, जब जब भी अमेरिकी बाजारों में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, जब जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ में रिकवरी आई है, उसके बावजूद लगभग साल 1.5 साल तो अमेरिकी बाजार मजबूत रहते हैं। उसी वक्त टॉप नहीं बना देते जी। जिस वक्त ब्याज दरें सबसे हाईएस्ट लेवल होती है, उसी वक्त बाजार का बॉटम नहीं होता, उसके बाद होता है। और जब ब्याज दरें बॉटम लेवल पर होती है, उस वक्त टॉप नहीं होता। तो थोड़ा अभी वक्त है, अभी थोड़ी तेजी और बाकी है।
बिल्कुल, तो आराम से कोई हाँ, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, बाजारों का रिएक्शन किसी एक दिन कुछ हो सकता है, नेक्स्ट डे कुछ अलग हो सकता है। एक दिन बाजार बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट दिन ये भी कह सकते हैं नहीं हमें ये ठीक नहीं लगा, या कल बढ़ सकते हैं अमेरिका के बाजार और फिर परसों घट भी सकते हैं। ये थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन मीडियम टर्म के लिहाज से आप फेड के फैसलों को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाजार को कोई निराशा होगी। तो मैं ओवरऑल फेड को लेकर, उनके एक्शन को लेकर पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव है, चिंतित नहीं है। नहीं, ठीक है, बढ़िया। तो देखते हैं आज आज पावेल साहब हमें क्या संकेत देते हैं। बट हमारे बाजारों के लिए भी सर कुछ अहम लेवल्स तो हमने कल डिफेंड करे, बट यही जो ट्रेंड है, गैप अप और फिर गिरावट, गैप डाउन और फिर रिकवरी, चल क्या रहा है? टाइम पास। अच्छी बात ये थी दीप कि कल हम जितना गिरना चाहिए उतने गिरे नहीं। इसका मतलब क्लियर है, परसों और कल का ट्रेंड बाजार में आपको कुछ इंडिकेशन दे रहा है जी। वो इंडिकेशन ये दे रहा है कि और ठीक नहीं है किसी भी तरफ होना। बहुत तेजी होना भी ठीक नहीं, तो बहुत ज्यादा मूड खराब करके मुंह फुला कर बैठ जाए ये भी ठीक नहीं। 150 पौने 200 नीचे था जी। और कितने लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। सो पॉइंट सिंपल है कि आप न ओवर ऑप्टिमिस्ट हो कि बहुत तेजी हो जाएगी, न ओवर पेसिमिस्ट हो जाए कि सब कुछ बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा। ठीक है, लेवल्स पे है, रेंज में है, हमको पता है ट्रेंड थोड़ा नीचे की तरफ का है, ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही। एक तरीका तो ये हो गया बाजार को देखने का कि भाई ऊपर आएगा तो हल्का करना ही है, थोड़ा बेचना ही, और वो बेचने की वजह एफआईज है और कुछ नहीं जी। ठीक है, ऐसा ग्लोबल में कुछ खराब नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन एफआईज लगातार बेच रहे हैं। कब तक बेचेंगे पता नहीं, जब तक बेच रहे हैं तब तक हमें ऊपर में हल्का होते रहना है। करेक्ट, एक तरीका ये है ट्रेडर्स के लिए। दूसरा तरीका है कि आपको पता है एफआईज की बिकवाली के बावजूद इतना बेचा है, उसके बावजूद अगर यही कोई और साल होता तो बुरा हाल होता। मतलब आप निफ्टी ये आपको दिखता ही नहीं इस लेवल पे, निफ्टी आपको दिखता 12-13 हज़ार पे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अगर इतना एफआईज बेच रहे हैं, इसका मतलब ताकत तो है ना, अगर वो बेचें तो कोई तो ले रहा है, बिल्कुल, है ना। सो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आप गिरेंगे भी नहीं, तो अहम लेवल पर आते ही, इंपॉर्टेंट लेवल पर आते ही आपका सपोर्ट आ जाता है और मार्केट तुरंत ही ओवरसोल्ड हो जाते हैं। आजकल एक चीज और देखिए दीप, 4 दिनों में ओवरसोल्ड से ओवरबॉट से ओवरसोल्ड हो रहे हैं। सो वोलेटाइल रहेंगे, रेंज में रहेंगे, सपोर्ट पे लेना है, ऊपर में बेचना है। ये मतलब 3 छोटे सेंटेंस में सारा काम हो गया। पूरी कमेंट्री हो गई, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। अगर आप डेली बेसिस पे मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। अब आइए इन्वेस्टर्स की बात है। इन्वेस्टर्स के लिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो उनके स्टॉक्स में करेक्शन आना था वो तो आ चुका है। अब बेचने का मतलब आपके लिए बनता नहीं है। इंतजार कीजिए जनवरी के महीने का, दिसंबर एंड का, प्री बजट रैली, ईयर एंड रैली, जिसका जो आप नाम देना चाहें, वो एक रिकवरी के हिसाब से आपका बनेगा। 17,800 18,000 की तरफ जब बढ़े, वहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा हल्का कीजिए, और 17,000 के नीचे 16,800 16,500 की रेंज में आता है, वहाँ पर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। और इस लेवल पे आपको 17,300 400 पे कुछ नहीं करना है, देखना है बस, सिंपल। अगर कोई अच्छा मौका हाथ लगे, कोई अच्छा स्टॉक हाथ लगे, कोई अच्छी स्टोरी बनती हुई दिखे, तो वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा लीजिए, सिंपल। बिल्कुल, काफी स्टॉक्स तो काफी करेक्ट हुए, स्टोरी बन भी रही वहाँ मौके, अदरवाइज ठीक है, छोड़ दीजिए। और ब्रॉडर मार्केट का एक्शन तो बना ही हुआ है, करेक्ट, वहाँ पर तो एक्शन बिल्कुल है। ठीक है, एक स्टॉक वैसे बात करनी ही पड़ेगी सर, आईटीसी। हालांकि कल जब मार्केट आवर्स में इन्वेस्टर कॉन कॉल के टेक अवेज आ रहे थे तो कुछ ऐसा बड़ा नहीं आया, बट शाम को एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। जो बाजार सुनना चाहता था एग्जैक्टली वो नहीं कहा, बट ये भी माना कि हाँ हम डीमर्जर कर सकते हैं, आईटी की आईपीओ ला सकते हैं, वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं। कब करेंगे ये कुछ नहीं कहा। आपने परसों भी पूछा था तो मैंने ये कहा था कि आप उम्मीदें रखिए मत, नहीं रखिए, जितनी कम उम्मीद के साथ हम सुनेंगे उतना अच्छा लगेगा। देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेने की जरूरत है। आईटीसी या कोई भी आईटीसी के लेवल की इतनी बड़ी कंपनी, और जो सीजनड प्रोफेशनल्स संजीव पुरी साहब जैसे हैं जी, है ना जी, वो कभी भी है ना एनालिस्ट मीट में, इन्वेस्टर्स मीट में कभी ये थोड़ी बोलेंगे मैं ये करने जा रहा हूँ। एग्जैक्टली तो कभी नहीं बोलेंगे। हर चीज़ पे ये बोलेंगे हाँ हम देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, करेंगे, सोचेंगे जी। क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें जो कुछ कहना है सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में कहना है, और बोर्ड मीटिंग में जो फैसला लेना है वो फैसला लेने के बाद उन्हें एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। वो प्रोसेस है, प्रोसीजर है जिसे वो फॉलो करेंगे। सो अगर मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि आज संजीव पुरी साहब ये कहेंगे आइए इन्वेस्टर मीट में मैं आपको बता दूं कि आज आईटीसी का डीमर्जर होने वाला है, ये गलतफहमी मुझे तो कभी भी नहीं थी, न किसी को होनी चाहिए। सो लेकिन जो उन्होंने इंडिकेशन दी है वो काफ़ी है, हाँ वो काफ़ी है। रीड बिटवीन द लाइंस, एफएमसीजी कारोबार को डीमर्जर करने के लिए विकल्प खुला है। हम भी यही तो चाहते हैं जी। आप ऑप्शन रखो, ये भी तो कह सकते ना हम सोच नहीं, हम करेंगे ही नहीं, हाँ बात खत्म हो गई ना, फिर वहीं फुल स्टॉप। करेक्ट। तो 2 तरीके हो सकते हैं। जैसा मैं आपको बताता हूँ, हम कई बार दर्शकों को बताता हूँ, आपको तो पता ही है कि हम कई बार एक्सक्लूसिव स्टोरी करते हैं जी।
और जब हम एक्सक्लूसिव स्टोरी करते हैं तो हम कंपनी को लिखते हैं कि भाई हम आपकी कंपनी पे ये स्टोरी कर रहे हैं, आपका क्या व्यू है। कंपनी का तरीका क्या है, हम साफ साफ शब्दों में खंडन करते हैं, ये मतलब बेसलेस है, र्यूमर है, इसका कोई सच्चाई दूर दूर तक लेना देना नहीं। हम समझ जाते हैं भाई कंपनी का बिल्कुल ये खबर में दम नहीं है। कंपनी दूसरा कह गया, हाँ हमने मर्जर एक्विजिशन के लिए सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, या हम कई लोगों से बातचीत करते रहते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं धुआं है, आग है। करेक्ट। सो किस तरह का रेस्पॉन्स आता है उसको आपको पढ़ना होता है। और ये रेस्पॉन्स जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें उन्होंने लिखा है आईटी कारोबार की लिस्टिंग के बारे में भी सोच सकते हैं, यही तो हम चाहते हैं। बिल्कुल। आईटीसी इन्फोटेक को अलग कर दो, एफएमसीजी का डीमर्जर कर सकते हैं, विकल्प खुला है, यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, फिर इंडस्ट्री की रिकवरी के बाद वो बोल रहे हैं होटल कारोबार का डीमर्जर भी, तो तीन ही तो हैं भाई। हमने साल 6-8 महीने पहले, जो भी, मुझे याद नहीं, जब हमने स्टोरी की थी, यही स्टोरी थी, ये 3 बिजनेस डीमर्ज होंगे अल्टीमेटली, तभी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो मेरे हिसाब से आईटीसी के मैनेजमेंट ने क्वेश्चन आंसर सेशन में वो सब कुछ कहा जो मैं सुनना चाहता था। हाँ, अब अगर मैं यही सुनना चाहता हूँ कि संजीव पुरी साहब का हाँ जी मैं डीमर्जर कर रहा हूँ, इसका भी करो, ये तो फिर मेरी और एक्सपेक्टेशन है। राइट। तो मैं आईटीसी पे जितना पहले बुलिश था, जितना पॉजिटिव था, इसको सुनने के बाद अब मैं उससे ज़्यादा है। हाँ, ओके। अब उससे ये बड़ी बात है सर। हाँ, ये मैं उससे ज़्यादा हूँ। सो मेरे लिए 2022 का स्टॉक है आईटीसी जी। आपने कहा है, पहले भी कहा है। बिल्कुल है। 2021 में भी कहा था 160-170 वाला आईटीसी 250-265 तक हुआ है। आईटीसी निफ्टी के स्टॉक में अगर इतना बढ़िया शांति से रिटर्न मिले, जो कि आपको कभी ब्लड प्रेशर, आईटीसी लेकर आप हमेशा चैन की नींद सो सकते हैं जी। चले ना चले कुछ नहीं चलना भी अपने आप में रिलीफ है। करेक्ट। सो सेम वे 2022 इसका साल होना चाहिए। लेट्स फिंगर्स क्रॉस। यू आर हैप्पी जी? 100%। मुझे कोई एक और इंटरेस्टिंग चीज कुछ मैंने सुनी थी दीप, कोई वो कोविड के लिए एक कोई नेजल स्प्रे नेजल स्प्रे बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगा वो प्रोडक्ट, देखते हैं। आई डोंट नो उसमें, हालांकि अभी कोविड का उतना खौफ है नहीं, डर है नहीं, तो कितना लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, कितना बिकेगा, बट एटलीस्ट उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये भी इनोवेटिव थिंकिंग है बिल्कुल जो आईटीसी की तरफ से है। बिल्कुल। तो मतलब कोरोना की रोकथाम करने के लिए एक नेजल स्प्रे वो बनाने जा रहे हैं सेवलॉन का। ये एक अलग तरह का नया प्रोडक्ट होगा। भगवान न करे अगली बार अगर फिर से कोरोना आ जाए तो शायद हो सकता है इस प्रोडक्ट की डिमांड उनके लिए बनती हुई दिखे। अभी तो कुछ नहीं। तो चलिए, मास्क ही नहीं लगाते, स्प्रे का लगाएंगे। हेलो, वैसे WHO ने कह दिया है सैनिटाइजर तो ऐसे याद ही नहीं आता कि पिछली बार कब पड़ा हुआ है घर पे, याद ही नहीं आता सीरियसली। मतलब हाँ, और सोशल डिस्टेंसिंग तो मतलब उतनी दूर है जी जितना दूर रहना चाहिए बस। चलिए, तो ये है आपके लिए आईटीसी, और नज़र रखनी है यहाँ पर। थोड़े कमेंट्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं पूरी साहब से, पर आइए अब बाजार की भी बात कर लें सर। आज के सेटअप को समझते हैं, संकेत क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एफआईज के संकेत भी सुपर नेगेटिव है। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, हल्के पॉजिटिव है, उतने ज़्यादा नहीं। कलर हल्के पॉजिटिव के लिए कलर लाइट कर दिया जाए, ग्रीन वाला थोड़ा सा। ओके, सेंटीमेंट कॉशियस है। एफएनओ संकेत पॉजिटिव है, कल भी एफएनओ संकेत पॉजिटिव थे जी। और मैं कह भी रहा था दीप की निचले स्तरों से आपको रिकवरी अच्छी मिलेगी। एब्सोल्युटली। मिली भी आप देख लीजिए, अब 500 पॉइंट निचले स्तरों से बैंक निफ्टी बढ़ाया है। बिल्कुल। निफ्टी करीबन 125-150 पॉइंट बढ़ा है। इससे ज़्यादा की उम्मीद भी मत नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। उम्मीद कम रखो, अपने आप अच्छा होता है, अच्छा हो जाएगा। जिस दिन हम ये मेरे लिए लागू नहीं होता कि मैं मार्केट से कम हूँ, ये हमारे दर्शकों के लिए भी लागू होता है, मुझसे कम रखें। तो उन्हें फिर थोड़ा मैं अच्छा लगने लगूंगा। नहीं, वो तो फिर आपने ही बेस बढ़ा दिया, तो वो तो खैर कम करना मुश्किल। तो मेरे फादर का एक सेंटेंस है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो मुझे कहा करते थे, हिंदी में कहते थे वो, इतनी अपेक्षा मत रखो किसी से कि उपेक्षित होना पड़े। सो आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल होगा। अपेक्षा मीन्स एक्सपेक्टेशन, उपेक्षण मीन्स नेग्लेक्ट होना पड़े आपको। सो एक्सपेक्टेशन उतनी रखें कि आपको नेग्लेक्ट फील ना हो, आपकी कोई मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है। करेक्ट, बड़ी बात है सर। सो सेंटिमेंट कॉशियस है, ट्रेंड नेगेटिव है, ये सारे संकेत आपके लिए। ठीक है, तो ये है आज के लिए जहाँ तक सेटअप का सवाल है। एटलीस्ट 2 पॉजिटिव संकेत हैं, हालांकि 3 नेगेटिव भी संकेत हैं यहाँ पर आपके लिए। लेवल्स बताएं सर फिर। 17,200 17,250 सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करेगी आज निफ्टी के लिए, और ऊपरी स्तरों पर और उसके नीचे अगर गए तो जाएंगे नहीं, गए तो 17,075 17,175 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां 100% खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग करनी ही है। ऊपर 17,375 17,425 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। अगर इसे पार कर पाए तो, अगर लगा कर बोल रहा हूँ, कर पाए तो
475, 525 100% बिकवाली की रेंज, प्रॉफिट बुकिंग भी, बिकवाली भी। ओके, रेंज क्लियर है। बैंक निफ्टी 36,525, 36,625, कल भी यही रेंज दी थी, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। आज भी सपोर्ट रेंज वही है, उम्मीद करते हैं कल नहीं टूटा, आज भी नहीं टूटेगा। नीचे की तरफ अगर गए तो कल वाला ही लेवल है। बैंक निफ्टी के लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है। 36,200, 36,375 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, अगर वहाँ आता है तो। ऊपर हल्का सा रेंज मैंने छोटा किया है, 36,800, 37,100, सॉरी 37,050, 37,150 ऊपरी रेंज है आज के लिए। इसके पार निकलकर अगर पहुंचे ऊपर तो 37,275, 37,375 ये वो परफेक्ट रेंज है जहां पर 100% आपको बिकवाली करनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। क्लियर है सर। ट्रेडिंग रेंज 17,225, 17,375 ब्रॉडली कल ही की रेंज है दीप, ठीक है ना। 75 ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, ये रेंज है आपके लिए। 17,200, 17,425 ज़्यादा संभावना है कि इस रेंज से हम काम चला लेंगे, मीडियम रेंज। फिर भी किसी बड़े एक्सेप्शनल मूव के लिए 17,150, 17,475 ये रेंज आपको रखनी चाहिए। ओके। बैंक निफ्टी 36,800, 37,100 ये आपके लिए दिन की छोटी रेंज है। 36,625, 37,275 दिन की मीडियम रेंज है। और 36,525, 37,375 दिन की बड़ी रेंज। अंडरस्टूड सर। तो आइए, ये है रेंज और सारे लेवल्स आज के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा कल के एक्शन के डेटा की। सर क्या हुआ है एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन, और जो आप कह रहे थे एफएनओ क्यूज आज भी पॉजिटिव है, कैसे देखें इन्हें? देखिए, एक अच्छी चीज जो हुई दीप एफआईएस की बिकवाली के बीच में, वो है कि इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कंफर्टेबल है। 53 नहीं है, 57% होनी चाहिए। 57 है या 53 एफआईएस लॉन्ग पोजीशन, मुझे 57 क्यों ध्यान में? 57 नहीं है, 57 है। अच्छा, यहाँ 53 लिखा है। तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 57% घटकर 57% रह गई है, कंफर्टेबल जोन में आ गई। जो 70 के ऊपर मुझे टेंशन होती है कि ये बेचेंगे, 60 के नीचे मुझे कंफर्ट आता है कि रुकेंगे। हाँ, अब ये 57 पे रुकते हैं या 52 पे रुकते हैं वो अलग बात है, लेकिन अब यहाँ से अब थोड़ा मतलब बेचना इनका कम हो जाएगा, ये आप मानकर चल सकते हैं। तो एक अच्छा पॉइंट ये है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा पॉइंट ये है कि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है 0.84 पर, और कल के बाद भी थोड़ा सा और नीचे की तरफ ही रहा है। सो शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों से आएगी ही, ये कंफर्ट रख सकते हैं। विक्स 2% बढ़ा है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो एफआईएस की पोजीशन अच्छी है और पीसीआर भी कंफर्टेबल है आज के लिए। ये दो अच्छे संकेत हैं जहां पर बाजार को आपको नजर रखनी है। अब आते हैं मौजूदा पोजीशंस पर। सर क्या करना है एग्जिस्टिंग पोजीशन वालों को आज? 17,150 ये स्टॉप लॉस रखेंगे। जिनको छोटा रखना है वो 17,200 भी रख सकते हैं। अब जब 17,200 रख ही रहे हो 125 पॉइंट नीचे, तो थोड़ा 50 और मेरे नाम पर 17,150 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यही स्टॉप लॉस रखिए। बैंक निफ्टी का कल वाला ही रहेगा, 36,500 कल ट्रिगर नहीं हुआ, 36,550 से घूमा, आज भी यही रहेगा। कल इंट्राडे का जरूर ट्रिगर हुआ होगा 36,800 का। अब आज बंदी हम 36,900 पे हुए, तो इंट्राडे में 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस देने का मतलब नहीं है। इसलिए 36,500 अब रिवाइज स्टॉप लॉस आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक ही स्टॉप लॉस है। शॉर्ट साइड पर कोई स्टॉप लॉस में बदलाव नहीं है, जो कल था वही आज है। 17,425 इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, 17,525 क्लोजिंग बेसिस पर। जिनको छोटा रखना है क्लोजिंग बेसिस पे वो 17,425 भी कर सकते हैं, 17,525 सही स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी का कल भी यही दिया था 37,150 इंट्राडे में, 37,040 के हाई बनाकर घूम गया, आज भी वही रखिए। क्लोजिंग बेसिस पे 37,300 रखा था, आज भी वही रखिए। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर सलाह। नई पोजीशंस के लिए नई पोजीशन में एक बदलाव है दीप, कल एक ही दिया था मैंने जी, बाय सेल सिंपल, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लाइफ में। यस सर, आज है आज कॉम्प्लिकेशन है। पहले खरीदारी की रेंज 17,150, 17,225 इस रेंज में आए तो जरूर खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17,050 का स्टॉप लॉस होगा। 300, 325, 375, 400 चार छोटे टारगेट, ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर्स सीधा कल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं 17,200 पर और खरीदें। अगर समझिए आज 17,325 बंद हुए, 50-75 पॉइंट नीचे मिल जाए, वहाँ खरीद लीजिए। 17,200 का स्टॉप लॉस है। 17,375, 17,400 छोटे टारगेट है, 17,425 मीडियम टारगेट है, और 17,475 से 17,500 बड़े टारगेट के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदना है वहाँ पर। और 500 पे थैंक यू वेरी मच, क्लियर है। आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो हो गया एग्रेसिव खरीदने का। बेचने के भी दो तरीके हैं। बेचने के तरीके में निफ्टी आपको बेचना है 17,375, 17,475 रेंज में। अब दीप इसमें एक ट्रिक क्या है, 375 से मूड बनाइए। उस समय आपको ये देखना है कि ग्लोबल मूड माहौल कैसा है जी। अगर डाउ जैसे कैसे 3:30 बजे 100 ऊपर से 100 नीचे हो गए, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो अचानक से ऐसी स्विंग मिले तो 375 पे ही बेच देना है, नहीं तो 400, 425 तक का वेट करेंगे। और 475 आया तो किसी को पूछना नहीं है, बेच देना है, बेचना है।
मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कॉन्फिडेंटली, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, जब मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ बेचना ही बेचना है, वहाँ बेचना ही है, और एक बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, अब वो कौन सी बार होगा वो मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक आपके 4 5 6 राउंड हो जाएंगे। बिल्कुल। सो रेंज के हायर एंड पे स्टॉप लॉस के साथ हमेशा बेचना चाहिए। 475 बढ़िया जगह, 550 का स्टॉप लॉस है, 17,325 17,302 छोटे टारगेट, 225 का मीडियम टारगेट है, और 17,150 से 17,175 फाइनल टारगेट, जिसके लिए बिकवाली करनी है। अब आइए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी बेचने की जगह है, और वो है स्टॉप लॉस 17,425 का स्ट्रिक्ट, वो लगाकर बेच दीजिए। 17,225 200 छोटे टारगेट है, 175 150 मीडियम टारगेट, और 17,075 फाइनल टारगेट अगर आए तो। ठीक है, तो आज मैंने इसलिए घुमा फिरा के सारे दिए। आज वैसे ये कॉम्प्लिकेशन आई कहाँ से? रेंज, जिस तरह से रेंज में, हाँ अच्छा सवाल ये कि जब एक 2 दिनों तक आपको बाजार खुलने के विपरीत ट्रेड करता हुआ वापस दिखे, ऊपर नीचे काफी हो, जब भी वोलेटाइल मार्केट होंगे तो रेंज वाले ट्रेड मिलेंगे आपके, और एग्रेसिव ट्रेड मिलेंगे, और जब एकदम शांत बाजार हो तो एक तरफा ट्रेड मिलेंगे, तब एक एक की स्ट्रेटेजी आएगी। अंडरस्टूड सर। चलिए, मौके मिलने वाले हैं, उसका फायदा उठाना है। बैंक निफ्टी खरीदे आप 36,525 36,625 की रेंज में, कली वाली रेंज है, कली वाला स्टॉप लॉस है 36,350, और कली वाले टारगेट है 36,800 875 925 और 37,000 तक के टारगेट। एग्रेसिव ट्रेडर्स कल के लोज के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, 36,550 का लो था, 36,500 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दूर है, मुझे पता है 400 पॉइंट दूर है, अगर आप लगा सके और गैप से नीचे मिल जाए 200 पॉइंट, और वहां पर आप खरीद लें 36,500 के स्टॉप लॉस के साथ, ये आपका एक तरीका हो सकता है। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे वो 37,050 37,150 275 375 और 450 फाइनल टारगेट, जो कि आने वाला नहीं है। ठीक है, और बेचने की राय है बैंक निफ्टी पर 37,275 37,375 की रेंज में, यहाँ पर शॉर्ट कीजिए। 37,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, कली वाली रेंज है दीपिए, 37,150 37,050 दो छोटे टारगेट, 36,900 36,825 मीडियम टारगेट, 36,625 और 36,550 फाइनल टारगेट। आज मैंने एग्रेसिव ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी बेचने की राय नहीं दी। स्टॉप लॉस 37,050 का बनता था, जिस पर आप बेच सकते हैं, लेकिन आप 36,900 पे बंद हुए, 150 पॉइंट की ही कुशन है, उस कुशन पर बेचना बनता नहीं, इसलिए मैंने दिया नहीं है कोई। तो खाली एक ही है कि सेल साइड पर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए नहीं, अदरवाइज सारे ट्रेड मैंने आपको बता दिया। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है, वोडाफोन, एस्कॉर्ट्स, इंडिया बुल्स, ये तीनों के तीनों बैन में बने रहेंगे। डेटा समझाएं सर। कैश की बिकवाली है, थोड़ी कम रही है एफआईएस की, बट जो फ्यूचर्स की बिकवाली है इंडेक्स और स्टॉक्स देखिए वो काफी बड़ी आई है सर कल। अच्छे तो नहीं है, देखिए कोई एंगल से के मतलब बोलोगे कि डेटा अच्छे, तो मैं कैसे बोलूँ कि अच्छे हैं, मतलब खराब ही है। कैश में कम बेचा तो उधर बढ़ा दी स्पीड, हाँ मतलब वही वाली बात है, कहीं कहीं तो आप स्पीड बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या, जहाँ बिक रहा है वहाँ बेचो। वैसे क्योंकि कैश में कब बिकता है, कैश में तभी बिकता है जब मार्केट हरे में हो जी, मजबूत हो, मुनाफा वसूल करते हो, मतलब गर्म हो, कोई तो ले रहा है। बाजार नीचे तो आप कैश में बेच नहीं सकते, फिर आपके लिए मजबूरी में इसी एफएनओ में एक लॉट बेचो, 5-10 लाख रुपए का लॉट साइज होता है, और 10 लाख रुपए का कैश में स्टॉक बेचने में पसीना आ जाता है। जी बिल्कुल, है ना। तो उस लिहाज से कैश में बिकवाली का आंकड़ा छोटा है। स्टॉक फ्यूचर्स 2181 करोड़ के बेचे, यानी कि लगभग 3,000 करोड़ के तो स्टॉक बेच दिए इन्होंने, बिल्कुल ठीक है। ऊपर से 1650 करोड़ के इंडेक्स और बेच दिए, तो 3,500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली, ये तो हम झेल रहे हैं, वही बड़ी बात है। सही बात है, है ना। तो उस लिहाज से तो मार्केट नहीं गिर रहा, वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। एब्सोल्युटली। लोकल फंड्स ने बहुत ज्यादा खरीदा नहीं, 450, पता नहीं ये भी रुक गए हैं, ऐसा लग रहा है 2 दिनों से। अब ये वो जो पहले दबा के खरीदने वाला जो मामला था ना 17,000 के आसपास, ये लग नहीं रहा, ये शायद इंतजार करने के नीचे आने दो फिर लेंगे। एब्सोल्युटली। तो ये चीज आपके लिए होगी। ठीक है, ठीक है डेटा। अब आइए एफएनओ जी, 17,300 सपोर्ट के तौर पर है। 17,300 के नीचे से ही कमजोरी शुरू होगी, 25 पॉइंट नीचे खुले तो कोई ऐसा डरने की बात नहीं है। 17,300 से ही गिनिए कि आप कमजोर हैं। क्यों? 38 लाख शेयर है वहाँ पर, 17,400 पार करना मुश्किल होगा। 47 लाख शेयर है वहाँ पर और 22 लाख शेयर कल ही जुड़े, तो इमीडिएटली 17,300 आपके लिए निर्णायक लेवल, 17,400 ऊपर और 17,200 नीचे सपोर्ट, जहाँ पर 32 लाख शेयर का पुट में ओपन इंटरेस्ट है। तो डेटा क्लियर है, 200 से 400 पॉइंट की रेंज, 17,200 से 17,400 पॉइंट की रेंज वायदा कारोबार के डेटा से दिख रही है। और बैंक निफ्टी में 36,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, छोटा है लेकिन हाईएस्ट है। 37,000 पे रुकावट है। पुट और कॉल में अच्छी पोजीशन बनी हुई है, 37,000 के पुट पे 12 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 18 लाख शेयर हैं, कॉल रेटर्स थोड़े से ज़्यादा है। असली तेजी आज के लिए आपको जो गिननी है, अगर बैंक निफ्टी मजबूत होता है 37,050 से,
ओके। जब तक आप 37,050 के नीचे यानी कि 150 पॉइंट बढ़ भी जाते तो आप वैसे ही हैं जैसे कल थे, कुछ सुधरा नहीं, कुछ बदला नहीं, हरे निशान में देख के कूदना नहीं है जी। हाँ, खुश नहीं हो जाना। सो 37,050 से गिनना है कि हम मजबूत हो रहे हैं, ऐसा है। तब तक देखना ही नहीं, तब तक आप वैसे ही हैं, क्योंकि 18 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़ा है 37,000 पे, जो बड़ा है। ऊपर में फिर 37,500 तो आपसे पार होने वाला है नहीं, सिंपल। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आज के लिए पूरा सेटअप और डेटा विश्लेषण आपके लिए। पर आज भी सर एक आईपीओ खुल रहा है, इस पर भी आपकी राय लेनी है, एचपी एडेसिव्स, क्या करना है सर इसमें? दी बड़ा इंटरेस्टिंग आईपीओ। पहले तो ओपिनियन सुन लीजिए, अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए मैंने ये लाइन पहली बार इस्तेमाल की, और ये इसलिए इस्तेमाल की कि हाल ही में कुछ कुछ आईपीओ ऐसे आए जिनकी साइज बड़ी छोटी है, है ना, मार्केट कैप छोटा है, इशू साइज छोटी है, और उनमें बड़ा सब्सक्रिप्शन भी आया है और बड़ा पैसा भी बना है। सो पहली चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी के हैं, जो हमारे टिपिकली राजकोट, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, यहाँ के हार्डकोर आईपीओ इन्वेस्टर है, ये उनके लिए, हाँ, ये उनके लिए। मतलब वो मतलब है ना, वो ऐसे आईपीओ ढूंढते हैं छोटी प्राइस का, छोटी साइज का, तो उनको इस तरह के आईपीओ बड़े पसंद आते हैं जिसमें सब्सक्रिप्शन बहुत हो जाता है। तो ये उस तरह का आईपीओ हो सकता है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी वाला आईपीओ है, जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और हाई रिस्क का मतलब क्वालिटी से नहीं है, साइज से है। हाँ, क्वालिटी अगर खराब हो तब तो मैं मना ही कर दूँ। हाँ, लेकिन कई बार छोटी साइज के आईपीओ में और छोटी साइज की कंपनियों में कितनी कमाई होगी एग्जैक्टली वो अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। क्यों होता है वो भी बता रहा हूँ। सपोज कोई कंपनी का रेवेन्यू 150-200 करोड़ रुपए है, तो वो 150-200 करोड़ में एक आध क्लाइंट ऊपर नीचे हो जाए तो उस साल का कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा, और एक आध क्लाइंट बढ़िया आ जाए तो जबरदस्त ग्रोथ आ जाए। तो वो आप सस्टेनेबल बेसिस पे तभी आप अंदाज लगा सकते हैं जब कंपनी एक अच्छी साइज पर पहुंच जाए। तो उस लिहाज से हाई रिस्क है। इस लिहाज से नहीं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर हों, वो हो तब तो फिर हम वैसे ही अवॉइड कर दें, फिर तो बात ही खत्म। सो क्या अच्छा है पहले वो समझ लीजिए। इस कंपनी में एक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्वेंट सीमेंट। ये प्रोडक्ट्स है ना, मतलब घर बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल में, इन सब में, होम फर्निशिंग में काम आते हैं। अब पिछले एक साल में आप देखिए सबसे ज़्यादा जो डिमांड बढ़ी है रियल सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में और होम फर्निशिंग में गजब की आई है। और इस सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है, इंडिया में नंबर 1 है। सो छोटी साइज है लेकिन मार्केट लीडर है। और जब मार्केट लीडर आप किसी प्रोडक्ट में होते हो और जब इस सेगमेंट का ग्रोथ आपको नजर आता हो, तो ये प्रोडक्ट अगर ये ढंग से आगे बढ़ा दें तो ये कमाल कर सकते हैं। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट मुझे जो लगा इसका आईपीओ में इंटरेस्टिंग वो ये लगा है, ये इस प्रोडक्ट की डिमांड है, इस प्रोडक्ट में मार्केट लीडरशिप इनकी है। ग्रोथ आउटलुक बढ़िया है, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। प्लस आमतौर पर आजकल आईपीओ से है ना, पैसा जो ले रहे हैं ना वो सारा ओएफएस में जाता है, कंपनी में जाता नहीं, और जाता तो अभी वर्किंग कैपिटल में जाता है, एक्सपेंशन में जाता नहीं। कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है, अभी आईपीओ में से जो पैसा आ रहा है वो भी वर्किंग कैपिटल के साथ साथ एक्सपेंशन में भी जा रहा है। तो नई कैपेसिटी भी बना रही, तो आगे के लिए आपके लिए कैपेसिटी बढ़ेगी और उस कैपेसिटी बढ़ने की वजह से आपका आगे ग्रोथ आएगी। ये दूसरी अच्छी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये कि एक्सेप्शनल आइटम्स को निकाल दें तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, साइज छोटी होने के बावजूद ऑपरेशनली कंपनी प्रॉफिट है। तो बस और इससे ज़्यादा अब छोटी कंपनी की आईपीओ में आप ज़्यादा कुछ देखेंगे। नेगेटिव क्या है? अनऑर्गेनाइज मार्केट ज़्यादा है और उसमें कॉम्पिटिशन बहुत है। सो अब आप इसके लिए सीधा लिस्टेड प्लेयर कौन है? पीडीलाइट। अब पीडीलाइट मतलब कहाँ वो मतलब कहना चाहिए वो एकदम हाथी है, और ये मतलब अभी शुरुआत कर रहे हैं, है ना। सो मैं कंपैरिजन ही नहीं कर रहा। तो इनका जो कंपटीशन है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट से। सो इस लिहाज से साइज छोटी है। उम्मीद करते हैं कि एक्सपेंशन प्लान होने के बाद, मार्केट में आने के बाद, ग्रोथ पर फोकस होने के बाद कंपनी की साइज धीमे धीमे बड़ी बनेगी तो वो फायदा होगा। तो साइज छोटा है। मार्जिन्स कंपनी के लगातार थोड़े से स्टेबल जैसे देखना चाहते हैं वो होते नहीं, और छोटी कंपनियों में ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है। सो पॉइंट यही है कि इस लिहाज से देखते हुए फिर भी पॉजिटिव्स मुझे ज़्यादा दिखते हैं, नेगेटिव्स कम दिखते हैं। तो एक बार आप अप्लाई कर सकते हैं। 274 रुपये ऊपरी बैंड है, 113 करोड़ का टोटल मिलाकर इशू साइज है। हाँ, मतलब 125 करोड़ का है, 113, उसमें से भी मेरे ख्याल से एंकर में चला गया काफ़ी कुछ, बचा कितना 60, 70, 75 करोड़ का आईपीओ होगा।
बहुत भर भी जाएगा। अब अलॉटमेंट मिला तो आपका नसीब है वैसा, और मार्केट कैप खाली 500 करोड़ का आईपीओ प्राइस पर। आई थिंक अब तक की सबसे छोटी आईपीओ रही है ना, शायद एक आध और कोई आया होगा। हाँ, 500 करोड़ के आसपास का एक आध और छोटे आईपीओ। ठीक है। तो ये अनिल जी की सलाह, हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए लगाएं पैसा, छोटी आईपीओ है बट देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। आज से ये भी आईपीओ आपके लिए खुलते हुए दिख रहा है। आइए फिर और जो बाकी स्टॉक्स हैं खबरों के वो जान लेते हैं। आईपीओ अपडेट्स भी हैं, खबरें भी हैं, ट्रिगर्स भी हैं और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। मानसी, कुशल और आशीष हैं तैयार। मानसी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। एक तो मेट प्लस आईपीओ आज बंद हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 780 से 796 रुपए का है। इश्यू साइज 1398 करोड़ का है। पेटीएम एंकर बुक लॉक इन पीरियड जो है आज खत्म हो रहा है। साथ ही पावर ग्रिड पर नजर रखें, बोर्ड अंतरिम डिविडेंड पर आज विचार करने जा रहा है। एसएच केलकर का बायबैक आज खुल जाएगा। प्राइस जिसका 210 रुपए प्रति शेयर का है। साइज 61 करोड़ का तय किया गया है। बर्गर किंग फंड रेजिंग को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रही है कंपनी, और साथ ही आज कैबिनेट की बैठक होती हुई दिखेगी, तो इस पर अभी नजर रहेगी। लोकसभा में आज महंगाई पर चर्चा होती हुई दिख सकती है, और साथ ही आज से प्री बजट चर्चा शुरू करने जा रही है वित्त मंत्री। पहली बैठक कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ की जाएगी, तो इस पर भी फोकस रहेगा। एएसएम में शॉर्टलिस्ट हुई है मोल्टेक पैकेजिंग, और शॉर्ट टर्म एएसएम में शॉर्टलिस्ट हुए हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस और जीटीएल लिमिटेड। इसके अलावा डेटा पैटर्न्स के आईपीओ का अपडेट है मेरे पास। पहले दिन 3.3 टाइम्स भरता हुआ दिखा, जिसमें रिटेल हिस्सा जो है 5.8 टाइम्स भरा है। प्राइस बैंड इसका 555 से 585 का है, और इशू साइज 588 करोड़ का है। फ्रेश इशू जो है 240 करोड़, ओएफएस 348 करोड़ का है। ओके, तो ये है आपके लिए आईपीओ अपडेट। कुछ और आईपीओ अपडेट्स और खबरें जानते हैं कुशल के साथ। मॉर्निंग कुशल, बताइए। मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज, इसका आईपीओ अपडेट आता हुआ दिखा है। दूसरे दिन ये करीब 1.5 गुना भरता हुआ नजर आया, जिसमें रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है 2.6 टाइम्स हुआ है। इनफैक्ट मेट्रो ब्रांड्स का आईपीओ का फाइनल अपडेट है, आखिरी दिन 3.6 टाइम्स ये आईपीओ भरा है, और रिटेल पार्टिसिपेशन जो है ऑलमोस्ट लेवल पर रहा है 1.1 टाइम्स पर। साथ ही कुछ खबरें हैं मेरे पास, जिसमें सबसे पहले जो जी न्यूज़ की, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक खबर हम बता रहे हैं आपको कि सरकार जल्द ही सिल्क समग्र स्कीम के विस्तार का ऐलान करेगी, और यहां पर देश के सिल्क प्रोडक्शन के प्रमोशन पर सरकार करीबन 4500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है सरकार की। और साथ ही टेक्सटाइल मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज भी दिया है, तो यहां पर नजर रहेगी हमारी। साथ ही एनबीएफसीज ये आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहां पर इनके लिए एक पीसीए फ्रेमवर्क का जो गठन किया गया है वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होता हुआ नजर आएगा, और मार्च 2022 में या फिर उसके बाद जो भी एनबीएफसीज की वित्तीय हालत होगी उसके बेसिस पर इन कंपनियों को पीसीए में लाया जाएगा, तो यहां पर फोकस रखना है। साथ ही मोल्टेक पैकेजिंग, यहां पर क्यूआईपी बुक खोलने को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। 14 दिसंबर को यहां पर ये क्यूआईपी की बुक खुली थी, जिसका फ्लोर प्राइस 722 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। मौजूदा भाव से करीबन 9% डिस्काउंट पर है, और फ्लोर प्राइस पर भी 5% डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। और अंत में दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर 22 दिसंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है, और इस बोर्ड बैठक में फंड रेजिंग पर चर्चा संभव है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें। आइए मानसी से कुछ और खबरें और प्रमोटर एक्शन के बारे में भी जानें। मानसी, बताइए। बिल्कुल दीपांशु, मैस्टेक पर आज नजर रखनी चाहिए। 17 दिसंबर को प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से पूंजी जुटाने को लेकर एक बैठक करने जा रहे हैं। ट्रांस अमेरिकन इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अधिग्रहण के लिए यहाँ पर पूंजी जो है वो जुटाने का विचार है कंपनी का। इसके अलावा ब्यूटी, पर्सनल प्रोडक्ट, कैटलॉग रिटेल की दोनों कंपनियां नायका और इमामी आज फोकस में रहेगी। दोनों को लेकर पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखी है। नायका कंपनी ने भारतीय ग्राहकों के लिए लॉरियल की एआई पावर टेक्नोलॉजी मॉडिफेस को लॉन्च किया है। इस टेक्नोलॉजी से नायका के ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए और वेबसाइट पे लॉरियल के वर्चुअल प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही इमामी पर खबर है, जर्मन स्किन केयर ब्रांड क्रीम 21 को भारतीय बाजार में कंपनी ने उतारा है। कंपनी जो है क्रीम 21, इसका अधिग्रहण 2019 में ही इमामी ने कर लिया था, लेकिन अब पहले फेज में क्रीम 21 के स्किन क्रीम्स को भारतीय बाजार में इमामी उतारेगी, और नए ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो है उनका उत्पादन अब भी जर्मनी में होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा 2 प्रमोटर एक्शन है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज प्रमोटर ने 13 दिसंबर को ओपन मार्केट में 1 लाख शेयर्स बेचे हैं, और गणेश बेंजोप्लास्ट प्रमोटर ने 14 दिसंबर को करीब 3.25 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। ओके, इंटरेस्टिंग खबरें आती हुई दिख रही हैं। एक बार जरा एसबीआई नायका वाली और इमामी, सारी महिलाओं के लिए आ रही खबरें, उनके आप लोगों के लिए प्रोडक्ट बन रहे हैं खाली। जी सर, अच्छी बात है। और देखो कितने डिटेल में बताया मानसी ने। हाँ, सबसे बाकी तो एक एक लाइन में चलो ठीक है, इसके लॉरियल का ये हो गया, उसका जर्मनी का
क्या जर्मनी की कंपनी का कुछ प्रोडक्ट्स शुरू कर रहे हैं? उतार रहे इमामी। हैं। हाँ, अधिग्रहण कर चुके हैं 2019 में। अब ये प्रोडक्ट्स को उतारेंगे। और नायका ने क्या किया? नायका जो है इनके एक्चुअली जो भारतीय बाजार में एक एआई पावर टेक्नोलॉजी है लॉरियल की, इसे नायका अब उतारेगा। तो अब ऑनलाइन मोदी फेस क्या नाम? मोदी फेस। अच्छा, मोदी फेस, ओके। हाँ, हिंदी में ना पढ़ लें। अलग ही मैं एकदम हिंदी में पढ़ लें। तो मोबाइल ऐप के जरिए लॉरियल के प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं फिर। इंटरेस्टिंग है। चलिए, बढ़िया है, किसी के लिए काम की खबर तो है। बिल्कुल। तो बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं दिख रहे हैं। एक खबर जो अभी आ रही है, एक बार उसे भी मार्क कर लें। एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ लाने की तैयारी में दिख रहा है। म्यूचुअल फंड का ना, एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आने की तैयारी है और उसमें एसबीआई 6% हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेच सकता है। ये आपके लिए खबर हो रही है। तो एक और आईपीओ लिस्ट में क्वालिटी दिख रही है, क्वालिटी आईपीओ। अच्छी कंपनी है। एसबीआई का तो ऑफ कोर्स फंड जब नवनीत मुनोत साहब जब एमडी थे, गजब का ग्रोथ हुआ है उस फंड में, और जबरदस्त परफॉर्मेंस भी रही फंड्स की, दोनों ही तरह से, एयूएम के लिहाज से भी और रिटर्न्स के लिहाज से भी। तो इस आईपीओ का इंतजार रहेगा। तो चलिए, एएमसी मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड मार्केट में भी एक और आईपीओ आने के लिए तैयार है। नजर रखेंगे जब भी ये डेवलपमेंट्स होंगे। पर आइए, ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं, इस पर भी डाल लेते हैं एक बार नजर एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबकी नज़र आज आईटीसी पर ही बनी रहेगी। कल ऐतिहासिक एनालिस्ट डे हुआ, लेकिन हैरत की बात है कि किसी का भी व्यू नहीं बदला है, किसी ने भी टारगेट प्राइस रेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया। और एक ही लाइन है कि यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग पर जो मैनेजमेंट है इसका फोकस बना हुआ है। हालांकि ग्रोथ को लेकर भी ये पॉजिटिव है, लेकिन व्यू किसी का नहीं बदला। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 251 के लक्ष्य के लिए, 230 कल की क्लोजिंग है। जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे 300 के लक्ष्य के लिए, सीएलएसए खरीदारी किराए दे रहे 275 का लक्ष्य दिया है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 238 के लक्ष्य के लिए, 280 यूबीएस का लक्ष्य है। तो ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो जेफरीज सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, 300 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी किराए दे रहे हैं। इसके अलावा एबी फैशन, इन्होंने कल रीबॉक के इंडियन कारोबार का अधिग्रहण किया। इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, सिटी की खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 320 के लक्ष्य के लिए, 283 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं कि इस अधिग्रहण से इनका पोर्टफोलियो जो है एक्सपांशन और मजबूत होगा और अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1775 के लक्ष्य के लिए। लुपिन पर नजर रखिएगा, सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 950 के लक्ष्य के लिए, हालांकि 943 की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि कल जो खबर आई है गोवा प्लांट को EIR मिला यूएसएफडीए से, ये पॉजिटिव तो है, लेकिन ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो इस प्लांट की जो इंपॉर्टेंस है वो घटती गई है, इसके लिए यहाँ पर नजर रहेगी। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और इनसे ज़्यादा बुलिश हैं, 1335 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। M&M पर नजर रखिएगा, सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1220 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि री रेटिंग की संभावना और आगे जाकर यूटिलिटी व्हीकल्स और LCV सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। L&T, जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य काफ़ी बड़ा है, 1940 से बढ़ाकर 2300 रुपये कर दिया है, 1865 की कल की क्लोजिंग है। और अंत में जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 415 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि बड़ी पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पर नजर आ रही है, बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट है, तो जी एंटरटेनमेंट पर भी नजर रखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर आज पूरा एक्शन होने वाला है। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, बेस्ट पैनल। राकेश बंसल, कुणाल सरागी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, शुभम अग्रवाल, विकास सेठी और मुदित गोयल है आज के हमारे खास मेहमान। उनमें से सबसे ज़्यादा चमकते हुए सेठी साहब के साथ करेंगे शुरुआत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी, जो बाजार में कल की गिरावट के बाद मुझे लगता है, हालांकि SGX निफ्टी में थोड़ी वीकनेस जरूर नजर आ रही है, बट मुझे लगता है खरीदारी करने का मौका है, तो खरीदारी करनी चाहिए। तो पहले तो पिक ऑफ द डे की चर्चा करता हूं। स्टॉक है SBI, जो कि कल 488 के आसपास बंद हुआ है और अभी अभी खबरें भी आ रही है कि इन्होंने अपने फंड मैनेजमेंट कारोबार में का IPO की तैयारी की है और जिसमें 6% अपनी जो स्टेक है वो बेचेंगे ऑफर फॉर सेल में। मुझे लगता है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए बड़ा पॉजिटिव, और वैसे भी बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है और कई सारे बैंक्स इस गिरते हुए बाजार में भी पॉजिटिव है। कल भी हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, सब में एक अच्छी खासी खरीदारी थी डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार में गिरावट थी। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आज खरीदारी करें। 500 रुपए का मेरा टारगेट है आज का और 484 रुपए का स्टॉप लॉस।
ओके, तो एसबीआई है पहला स्टॉक जो आता हुआ आपके लिए विकास सेठी साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय, और अच्छी खबर भी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर फंड मैनेजमेंट यानी कि म्यूचुअल फंड का आईपीओ लाने की तैयारी। मुदित जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में हमने HDFC बैंक को चुना है। HDFC बैंक यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। हमें स्टॉक में बहुत ज्यादा करेक्शन अब यहाँ से नजर नहीं आती। कल के सेशन में स्टॉक में 200 डेमा का ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और लेकिन मार्केट इतना वॉलेटाइल था, उसके बावजूद भी स्टॉक में लोअर लेवल से कुछ बाइंग देखने को मिली, और 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर क्लोज होता हुआ नजर आया है। चार्ट्स पर हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में यहाँ से एक बाउंस बैक ड्यू है। हमें लगता है आज के सेशन में थोड़ा सा भी कहीं भी अगर बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आया, इस काउंटर में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 1530 के टारगेट्स के लिए HDFC बैंक को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1485 का। ओके, तो 1485 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करें HDFC बैंक में खरीदारी। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? नोटा तो नहीं है ना? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, कुणाल जी के साथ रह के ना थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन सीख लिया है, तो नोटा नहीं है स्टॉक। अनिल जी वही है जो चलते चलते कल मैंने और कुणाल जी ने दिया था। स्टॉक है गति पर खरीदारी की राय है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है। 158 का स्टॉप लॉस है, 180 का पहला टारगेट, 185 का दूसरा टारगेट। और अनिल जी अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने काम नहीं करा, तो बिल्कुल अनिल जी ठीक सोच रहे हैं। कल 12th के अनिल जी साइंस वालों के बोर्ड के ना 2 इंस्टॉलमेंट्स में बोर्ड हो रहे हैं। तो कल पहला वाला पार्ट खत्म हुआ था। हाँ। तो कल बेटे के साथ पार्टी करा था, काम नहीं करा, तो वो शॉर्टकट निकाला, गति को दोबारा अनिल जी सुबह फिक्स कर दिया है। ओके, वो तो ठीक है, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में कि कुणाल जी के साथ रह के मैंने थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो सीख लिया। मतलब आप क्या इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि कुणाल जी ज़्यादा करते? नहीं देखिए अनिल जी, सारा तो सिखाया नहीं होगा ना कुणाल जी। घर के बाहर, घर के अंदर भी अनिल जी। हाँ। नहीं देखिए अनिल जी, घर के अंदर वाला मैनिपुलेशन सीखा है उनसे, किस तरीके से पीसफुली लाया जाता है। मतलब कि शब्दों के हेरफेर में अनिल जी ना फंसाए हमें। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो गति में खरीदारी करने की राय है राकेश जी की तरफ से। कल पिक ऑफ द डे भी था, आज फिर से मजबूत रहना चाहिए 180 185 के टारगेट के लिए। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आज का पिक ऑफ द डे में बताऊं उससे पहले अभी जो मानसी जी बता करके गई हैं, हाँ। कि अनिल जी नायका ने नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हाँ। मतलब लोगों का पूरा कायाकल्प करने वाली है। तो अनिल जी सवाल ये है कि भाई महिलाओं के लिए इतना कुछ है अनिल जी, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वहां पर आ रही है, और मतलब अनिल जी पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। तो आपको ये भेदभाव इसका मामला नहीं लगता अनिल जी? नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसी भावनाएं बिल्कुल भी ना रखें। जिनके लिए अच्छा हो रहा है होने दें। रहा सवाल पुरुषों के लिए, तो आपके लिए तो जरूर कुछ ना कुछ है। बाकी सबके लिए तो मैं नहीं कह सकता। बंसल जी को पसंद आए ना आए, आपके लिए मेरे पास है एक विशेष तोहफा। आप कहे तो अभी दे दूं? अच्छा हाँ अनिल जी तुरंत दे दे। तोहफा लिए आपसे मिले हुए तो बरसों हो गए ना जी। बिल्कुल, तो ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एक विशेष चाय आपकी पसंद की। कल है ना एक चाय की नीलामी हुई है असम में, और वो चाय बिके पूरी 1 लाख रुपए किलो में। 1 लाख रुपए? हाँ, अगर आपको लग रहा है 1 लाख रुपए किलो में बिकी, बहुत महंगी है, तो 1 रुपया कम, 99,999 रुपए में बिकी है बाटा प्राइस में। तो कल वो चाय की नीलामी हुई है। इस चाय की ये शानदार तस्वीरें आपको गिफ्ट है कुणाल जी हमारी तरफ से। एंजॉय कीजिए इन तस्वीरों को, देखिए, खुश होइए, ये आपके सामने। तो कल ये मतलब हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से अब तक की सबसे 1 किलो के लिए सर 1 लाख, मतलब वैसे तो इससे भी महंगी होती है चाय काफ़ी, कुणाल जी जानते भी होंगे, लेकिन इसकी कई सारी खासियत है। तो कुणाल जी ये तोहफा आपके लिए ठीक है, पर कबूल है? अनिल जी कबूल है, बिल्कुल कबूल है अनिल जी। और 1 लाख नहीं तो अनिल जी 10,000 वाली चाय तो मैं आपको पिला ही सकता हूँ अनिल जी। अच्छा, ओह, मुझे लगा आप मुझसे कहेंगे कि मैं पिलाऊं, लेकिन चलिए आपका बड़प्पन है कि आप पिलाएंगे, बढ़िया है। लेकिन अगर आपको है शौक तो ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो ये है एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप जैसे पुरुषों के लिए। अब बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे इस चाय की ताजगी के बाद। अनिल जी खरीदना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आज बाजार कमजोर खुलेगा तो ये नीचे मिल जाएगा, जहां पर भी मिले 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रख लें।
260 पर मिलता है तो 255 का स्टॉप लॉस रख लें। जिस भी भाव पर मिले 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। और ऊपर मेरा टारगेट है 290 रुपए का, 290 का इसको वक्त देना होगा 2-3 दिन का, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 290-295 के लेवल्स दिखाएगा। तो आज की गिरावट में खरीदारी की राय, गिरावट में खरीदारी करने की राय आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। आइए, जुड़ चुके हैं सुमित जी भी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे कोलगेट पामोलिव के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक एक करेक्शन के बाद कल लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस दिखाया है और ये बाउंस कंटिन्यू रहना चाहिए और ऊपर में 1480 रुपए से लेके 1500 रुपए तक के लेवल कोलपाल के अंदर इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलने चाहिए। 1425 का नीचे में स्टॉप लॉस होगा, 1450-55 के आसपास खरीदारी करें। 1480 से लेके 1500 तक के टारगेट इमीडिएट शॉर्ट टर्म के पुल बैक के होंगे। ओके, तो 1480 से 1500 के टारगेट के लिए कोलगेट पर करनी है खरीदारी। एक एफएमसीजी काउंटर आपके लिए जहां पर आपको रखनी है अपनी नज़र। आइए नज़र रखते हैं कई सारे और काउंटर्स पर जो आज खबरों के दम पर ब्रोकरेज रडार पर भी हैं और स्टॉक्स एक्शन में भी आते हुए दिख सकते हैं। सेठी साहब, बैंक्स की तरह अब एनबीएफसीज के लिए भी पीसीए जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का फ्रेमवर्क है वो लाने की तैयारी में है। अगले साल 1 अक्टूबर से ये लागू हो जाएगा। कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को? और जो बड़ी मोर स्टेबल एनबीएफसीज हैं, क्या उनके लिए एक तरह से ये पॉजिटिव भी होगा क्योंकि अब सेक्टर में रेगुलेशन बढ़ेगी? ये ऑलरेडी उन रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे सर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, इस तरह के रेगुलेशन से ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे लगता है पूरे सेक्टर के लिए अच्छा होगा और खास करके निवेशकों के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे जो क्वालिटी एनबीएफसीज है जो कि अभी तक भी इन सब नियमों को पालन कर रही थी, जैसे जो नाम जहन में आते हैं, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी है, फिर आपके एम&एम फाइनेंस को आप इसमें कर सकते हैं। मुझे लगता है इन तरह के स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, या कोई भी गिरावट आती है तो इनमें खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर द सेक्टर एंड फॉर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, तो एक तरह से इसे पॉजिटिव ही मानना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सुस्ती आपको आती हुई दिख रही है इस पूरे स्पेस में, पर देखते हैं आज किस तरह का एक्शन एनबीएफसीज आपको दिखाएंगी। दीपक नाइट्राइट, इस पर मुदित जी आपकी राय लेना चाहूंगा। थोड़ा एक्शन में भी आया था स्टॉक, बट वैसे सुस्त रहा है। 22 दिसंबर को बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग को लेकर सर। देखिए, चार्ट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं 2365 2365 के ऊपर अब की बार जैसे ही ये काउंटर निकलेगा एक बड़ा अपसाइड मूव इस काउंटर में देखने को मिलेगा। अगर हम चार्ट्स पर बात करें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया है जिसका ब्रेकआउट 2365 पर निकल कर आएगा। 65 के बाद इस काउंटर में जो तेजी बनेगी उसके बाद पहला टारगेट बनेगा 2500 का, उसके बाद ये काउंटर 2560 तक के भी अपसाइड मूव दिखाते हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर किसी के पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 2270 के एसएल से होल्ड करके चलिए। 2365 के ऊपर अग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह है। 2560 तक के अपसाइड मूव दीपक नाइट्राइट में नजर आते हैं। ओके, तो ये है दीपक नाइट्राइट आपके लिए खरीदारी करने की राय। और सेठी साहब के पिटारे में से निकालते हैं कुछ और बेहतरीन पिक्स। बताएं सर, वायदा कारोबार के कौन कौन से शेयर्स जहां पर आज है आपकी नजर? बिल्कुल अनिल जी, जो बाकी के 4 स्टॉक्स और रिकमेंड करना चाहता हूं। जो दूसरा स्टॉक है, मतलब जो पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी करने की सलाह है। कल 372 पे बंद हुआ है। कल मुझे लगता है, मुझे याद आता है जाते जाते क्लोजिंग शो में इवन वागले जी ने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया। मुझे लगता है आज भी वो जो तेजी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। आज का टारगेट है 380 रुपए का, स्टॉक लॉस रखना है 365 रुपए का। तीसरा स्टॉक वापिस एक बैंकिंग स्टॉक है, एक्सिस बैंक। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 713 पे बंद हुआ है, 725 के टारगेट, 705 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक है डीएलएफ। मुझे लगता है डीएलएफ में भी जिस तरह से बाकी भी रियल एस्टेट स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, डीएलएफ भी मुझे लगता है यहाँ से और अच्छे अपसाइड आने चाहिए। 417 के आसपास कल बंद हुआ, 425 का टारगेट, 410 का स्टॉप लॉस। और फाइनली मुझे लगता है अडानी पोर्ट्स में भी खरीदारी करनी चाहिए। 765 में बंद हुआ है, 780 का टारगेट है, 755 का स्टॉप लॉस। ओके, तो यह है आपके लिए सिटी साहब की कुछ और राय। एक्सिस बैंक, डीएलएफ और अदानी पोर्ट्स, यहां पर भी आप करके चल सकते हैं खरीदारी। ये भी कुछ काउंटर्स हैं जो आपके रेडार पर आज के लिए रहने चाहिए। मैस्टेक, बंसल जी इसके चार्ट पर राय दें। फंड रेजिंग करने वाले हैं 17 तारीख को। प्रमोटर्स को सीसीपीएस कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जारी कर सकते हैं। क्या राय देंगे मैस्टेक की चार्ट पर सर? दीपांशु, 2745 2745 नीचे में एक अहम सपोर्ट है। जिनके पास है स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और दीपांशु यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 2850 के ऊपर। 2850 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम आएगा। तो 2850 के ऊपर 2920 के टारगेट के लिए 2850 के ऊपर खरीदारी की राय होगी।
तो ये है आपके लिए मैस्टेक पर राय, नजर रखेंगे इस काउंटर पर। कुणाल जी, क्योंकि आपने बात छेड़ी थी, जो इमामी है ये नए जर्मन स्किन केयर ब्रांड क्रेम 21 के प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है भारत में। चार्ट्स क्या कहती हैं इमामी की सर? देखिए चार्ट ठीक ठाक है दीपांशु, बहुत समय से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब वापस से एक बेस बन रहा है इन स्तरों के आसपास, और ये एक स्टेडी मूवर है, इससे कोई फायरवर्क्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसको खरीद करके इसको होल्ड करें तब ये रिटर्न्स देता है। तो मेरी राय में देखिए इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जिनके पास है 510 का एक स्टॉप लॉस रख लें, और ऊपर मुझे लगता है 620 635 के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। तो मेरी खरीदारी की राय है इन स्तरों पर। की राय इमामी में आती हुई कुणाल जी की तरफ से। आइए वागले साहब भी है हमारे साथ तैयार और उनकी पिक भी है तैयार। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा आईजीएल। 510 511 का बंद है, 504 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 520 522 तक स्टॉक जा सकता है आज या मे बी आज और कल। ओके, 520 522 के टारगेट के लिए आईजीएल, इस पर करनी है खरीदारी। कल भी ये काउंटर हमें मोमेंटम में आते हुए दिखा था। सेठी साहब जरा एक बार नायका पर भी अपनी राय दें। एक तो ये जो नए वर्चुअल तरीके से आप लॉरियल के प्रोडक्ट्स ट्राई कर पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। अपने पोस्ट आईपीओ हाई से भी अगर आप देखें तो स्टॉक करीब करीब 20% करेक्ट कर चुका है। क्या समय बनता है नायका पर दोबारा नजर डालने का सर? बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। हालांकि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, बट मुझे लगता है अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो ये जो गिरावट आई है खरीदारी करने का ही मौका है। आज की ये जो खबरें हैं वो भी डेफिनेटली पॉजिटिवली लेनी चाहिए, और मुझे लगता है इस स्टॉक में जिन्होंने लिया हुआ है या आईपीओ का अलॉटमेंट है, प्रॉफिट्स में होने के बावजूद भी अभी भी उनको होल्ड ही करना चाहिए, और फ्रेश खरीदारी के लिए भी स्टैगर्ड ग्रुप में करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। तो फ्रेश गिरावट में, हालांकि करंट लेवल्स पे भी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। 2500 तक गया था ये काउंटर, वहां से देखिए तो 20% का करेक्शन भी दिखा चुका है। सुमित जी, केपीआईटी टेक, इस पर अपनी राय दें। प्रमोटर ने 13 तारीख को करीब 1 लाख शेयर्स ओपन मार्केट में बेचे हैं केपीआईटी टेक के। चार्ट्स पर जरा अपनी राय दें सर। दीपांशु देखिए चार्ट्स के ऊपर तो स्टॉक अच्छा ही दिख रहा है। पिछले कई महीनों से कंटिन्यूसली तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बीच बीच में छोटे मोटे डिप जरूर आते हैं, बट ओवरऑल एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो अभी नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 495 500 के आसपास है। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए। फ्रेश खरीदारी स्टॉक के अंदर बनेगी जब स्टॉक एक बार ऊपर में 525 रुपए का लेवल ब्रेक कर देगा। 525 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक के अंदर 550 से 575 तक का मूव देखने को मिल सकता है। फ्रेश खरीदारी 525 के ऊपर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस 500 के नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 500 के नीचे खराब, 525 के ऊपर और बेहतर। ये है आपके लिए राय इस वक्त केपीआईटी पर आती हुई।